ब्रॉट टू यू बाय LIC ऑफ इंडिया, हर पल आपके साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं बिज तक का खास शो बजट और बाजार। बजट बेहद ही नजदीक है और बाजार के एक्सपर्ट्स से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि बजट में उनकी क्या एक्सपेक्टेशन है और मार्केट पे उसका क्या असर पड़ेगा। बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, सुनील सुब्रमण्यम जी। सुनील जी नमस्कार, स्वागत है आपका बिज तक पे। नमस्कार। नमस्कार। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि सिंगापुर से डायरेक्टली लाइव जुड़े हैं सुनील जी हमारे साथ। तो सर, पहला सवाल तो ये कि भारतीय बाजार गिर रहे थे इसलिए आप हॉलीडे पे सिंगापुर चले गए या फिर ये पता लगाने गए हो कि कौन बेच रहा है इंडियन मार्केट्स में? दोनों नहीं, मेरी बेटी यहाँ पे रहती है तो मैं विजिट कर रहा हूँ उनको। पर पता चला सर, कुछ भी आपके सोर्सेस के हवाले से पता लगा कि इंडियन मार्केट्स में इतना कौन बेच गया? नहीं, वो इशू ये है कि जो इमर्जिंग मार्केट से सेलिंग हो रही थी यूएस डॉलर की स्ट्रेंथनिंग के कारण और ट्रम्प के कारण, मगर वहाँ पे क्या है, इंडिया में थोड़ा ज्यादा हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो लोकल अर्निंग सीजन की नंबर जो आ रही है वो कॉन्फिडेंस नहीं दिलवा रही है। और दो बड़े इवेंट सामने हैं अभी। मैं कहूँगा तीन इवेंट। एक है 31 को आपको इकोनॉमिक सर्वे आएगा, क्योंकि अर्निंग सीजन की जैसी प्रोग्रेस है उसमें नहीं लगता है कि जीडीपी के आंकड़े 5.4 से बहुत ज्यादा बेहतर होंगे जो पिछले क्वार्टर के नंबर थे। दूसरी बात है कि बजट तो है ही है, उसके बाद आरबीआई की पॉलिसी भी है। तो ये तीनों मिलाकर एक सेक्टरल एलोकेशन करना मुश्किल हो रहा है, और इसीलिए एफआईएस एक ब्रॉडर मार्केट में बेच रहे हैं। और डीआईएस जो हैं वो कुछ गिने चुने लार्ज कैप को खरीद रहे हैं, मगर मिड एंड स्मॉल कैप में वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेश एलोकेशन करने के लिए ये तीन इवेंट होने के बाद वो कॉल लेंगे। क्योंकि जैसे आपको पता है, रनअप मिड एंड स्मॉल कैप में बहुत ज्यादा हुआ था। आज की तारीख में देखें तो करीबन 50% का आपको एक्सेस वैल्यूएशन है मिड एंड स्मॉल कैप इंडेक्स का कंपेयर टू लार्ज कैप। तो नेचुरली सस्ता नहीं है मिड एंड स्मॉल कैप मार्केट। तो फंड मैनेजर की यही सोच है डोमेस्टिक वाले की कि प्रॉफिट बुक कर ले, वापस री एंटर करना हो तो मौका मिलेगा आफ्टर द इवेंट इज डन। तो आई थिंक ये जस्ट वो दो जो चीज है वो मिलके इंडियन मार्केट को थोड़ा हानिकारक लग रहा बजट की एक्सपेक्टेशन पे भी मैं आता हूं, लेकिन क्योंकि हमने मार्केट्स पे चर्चा शुरू कर दी है तो ये जो म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं, क्या ये प्रिपेयर्ड हैं सर इस डाउनफॉल के लिए? क्योंकि 2-3 सालों में रिटेल इन्वेस्टर्स का पैसा बहुत लगा है म्यूचुअल फंड में। है। तो अब एक्चुअली दो पिछले 1.5 महीने से म्यूचुअल फंड मैनेजर ने ये एंटिसिपेट किया था कि मार्केट नर्वस रहेगी, तो उन्होंने अपना कैश पोजीशन बढ़ा दिया था। तो एक हफ्ते पहले की नंबर देखूं तो करीबन 2 लाख करोड़ का कैश इक्विटी म्यूचुअल फंड में पड़ा है। तो उनका यही है कि इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए अभी एक फॉलिंग मार्केट में गिरते हुए चाकू को नहीं पकड़ना है। तो जैसे कैश में रहेंगे फॉलिंग मार्केट में आउट परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक दिख जाएगा, और कस्टमर्स भी देखेंगे कि मार्केट इतना गिर रहा है, मेरी पोर्टफोलियो उतनी नहीं गिर रही है। तो उनका अप्रोच अभी है कि सावधान बैठे साइड में, और वो कैश जो है वो इस्तेमाल करेंगे जब इवेंट खत्म होती है। तो ये गिरावट के बाद उनको सस्ते में शायद कोई स्टॉक्स मिल जाए। तो एक्चुअली वो प्रोटेक्शन करने के लिए ये ऐसा काम कर रहे हैं। और आपके हमारी आज बात हो रही है तो आज रात को भारतीय समयानुसार, हम्म। देखो मेरे को ग्लोबल टाइम स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके चलना। आप सिंगापुर में हाँ, हो, हाँ, एफओएमसी की पॉलिसी आज आनी है, हमको ट्रैक करनी है वो रात को। तो सर, हाँ, आज भारत के समय अनुसार देर रात को ये फेड की पॉलिसी आ जाएगी, इससे क्या एक्सपेक्टेशन है? और जो डोनाल्ड ट्रंप जो भी करना चाहते हैं, क्या हाँ। आपको लग रहा है कि यूएस फेड उनकी बात मानेंगे और इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे? मेरा मानना है कि नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक यूएस में इकोनॉमिक ग्रोथ स्ट्रांग दिख रहा है, नंबर जो भी आए हैं, लेबर का डेटा भी अच्छा दिख रहा है। तो ऐसी कोई कारण नहीं है कि जेरोम पॉवेल को अभी रेट कट करें। राइट। इन्फ्लेशन मिल रही है बट अभी भी उनके कंफर्ट जोन है 2%। तो उसके नीचे आने की कोई संभावना नहीं है। और पवेल और ट्रंप दोनों आंख में आंख मिला के नहीं देखते हैं। तो ट्रंप भी अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि मेरे को इंटरेस्ट चाहिए, पवेल सुनो मेरी। बट इस बार शायद होल्ड पे रखेंगे, वो डेटा डिपेंडेंट होंगे। तो मेरे ख्याल में आज रात को कोई रेट कट का एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। मगर कमेंट्री भी इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो कहते हैं कि ऐसे है ट्रैकर्स जो हम ट्रैक कर रहे हैं, और वो ट्रैकर्स आ जाएंगे तो साल में जरूर रेट कट करेंगे, ऐसे कोई शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया तो भी मार्केट बचेगा। पर आज के दिन में रेट कट एक्सपेक्ट करना कोई मार्केट पार्टिसिपेंट कोई नहीं एक्सपेक्ट कर रहा है। एक होल्ड ऑन इंटरेस्ट रेट ही अच्छा, एक्सपेक्ट फिर कर रहे हैं। यूएस फेड चेयर जेरोम पोवेल की कमेंट्री आप बोल रहे हो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी कि वो क्या बोलते हैं, खासतौर से करेक्ट। ट्रम्प पॉलिसीज के ऊपर। वैसे करेक्ट। ट्रम्प पॉलिसीज के ऊपर आप क्या सोच रहे हो? ये अभी तो कोलंबिया रडार पर आ गया था पीछे इस हफ्ते, पच्चीस हम्म। परसेंट का टैरिफ इम्पोज कर दिया था। अब बातें हम्म। ये हो रही है कि 1 तारीख करेक्ट। को बहुत सारे ऐसे देश हैं जो डोनाल्ड ट्रम्प के रडार पर हैं और सब पे एक साथ दाग देंगे वो टैरिफ्स। ठीक है, मेरा मानना यह है, एक कारण यह है, ये टैरिफ की थ्रेट के कारण ही पावेल रेट कट नहीं करेंगे।
क्योंकि अगर टैरिफ लग जाता है तो कंज्यूमर के लिए दाम बढ़ जाएंगे, तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो जब तक ट्रम्प उनको अश्योर नहीं करते कि मैं टैरिफ को खाली एक थ्रेट की तरह यूज कर रहा हूं, एक्चुअल में उतना नहीं इंप्लीमेंट करूंगा, ये कॉन्फिडेंस मिस्टर पावेल को चाहिए। मगर अब तक ट्रम्प उसी मूड में नहीं है कि वो ऐसे एक स्टेटमेंट करें, राइट। तो एक कारण है कि आज रेट कट नहीं होगा। तो टैरिफ के ऊपर बात करते हैं, ये कोलंबिया वाला टैरिफ तो बात अलग थी ना। उन्होंने जो इलीगल इमिग्रेंट के प्लेन लोड जो भेजा था, तो कोलंबिया ने मना कर दिया था, इसीलिए उन्होंने टैरिफ की बात की। और वापस उन्होंने इमीडिएटली तुरंत उन्होंने अग्री कर लिया, तो उसको हटा दिया गया। तो ये वाला बात छोड़ दीजिए, कोलंबिया वाला बात। मगर बाकी के टैरिफ है कि ट्रम्प भी मेरे ख्याल में आ, एक टोकन टैरिफ लगाएंगे सभी के ऊपर, मगर ये एक बार्गेनिंग चिप होगा। क्योंकि वो क्या चाहते हैं कि एक, आप अपना मैन्युफैक्चरिंग को यूएस में शिफ्ट करें। तो अगर चाइना गठबंधन करती है, बोलती है कि मैं थोड़ा कुछ मैन्युफैक्चरिंग अपना प्लांट को अमेरिका में करता हूँ और अमेरिका में जॉब क्रिएट करता हूँ, तो इसलिए फोन कॉल भी हो चुका है चाइनीज प्रीमियर और ट्रम्प का इनॉग्रेशन के एक दिन पहले। मगर बात ऐसी है कि ये थ्रेट जो है वो मार्केट को डरा रही है, क्योंकि ट्रम्प बहुत अनप्रडिक्टेबल है। अभी मेरा मानना है कि उतनी टैरिफ नहीं लगेगी, मगर ये हर रोज कोई नए नए ये शुरू करते हैं। तो अनसर्टेनिटी मार्केट को पसंद नहीं है, यही कारण है कि टैरिफ का अनसर्टेनिटी इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन एक्चुअल टैरिफ का आना। ओके, वो एक बात है, क्योंकि क्लैरिटी आ जाए ना तो मार्केट रीएडजस्ट कर लेंगी अपने आप को। मगर इसमें अच्छी खबर क्या है, क्योंकि टैरिफ की बात उठाई, कि मोदी जी का कल बात होना ट्रम्प जी से, और ट्रम्प जी ने भी उनको इनवाइट किया है कि अगले महीने फरवरी में ही मोदी जी आ जाए उधर अमेरिका में उनसे मिलने के लिए। और तीसरी बात है कि क्वाड का मीटिंग इस बार इंडिया में होने वाला है, जहां इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, चार गठबंधन जो है, उसके लिए ट्रम्प शायद इंडिया आ सकते हैं। तो और सेकंड, आप देखिए, दो तीन मिनिस्टर की बात सुने टैरिफ की बात में। एक जयशंकर जी ने कहा कि मुझे बहुत अच्छा वेलकम मिला, मुझे फ्रंट रो पे सीटिंग किया, सभी अंडर सेक्रेटरी से मेरी बात हुई, तो एक अच्छा था। सेकंड, मिस्टर पुरी जो हमारे एनर्जी मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि जो भी ट्रम्प चाहते हैं हम वैसा करेंगे, यानी तेल को खरीदना है अमेरिका से, हम खरीद लेंगे। तो वो एक अच्छी बात है। और तीसरी बात है, मोदी जी और ट्रम्प की जो बात हुई, तो उसमें एक बात मुद्दा जो उठा था, इसके इलीगल इमिग्रेंट जो है इंडियन के करीबन 20,000 लोग, क्या वापस ले लेंगे? तो हमने कहा कि हाँ ले लेंगे, यही मेरी तो ऐसे कोई ट्रबल सिचुएशन नहीं है इंडिया और अमेरिका का। तो शायद इस होल झंझट में इंडिया का थोड़ा फायदा हो सकता है, मगर हमें कुछ कंसेशंस करने की जरूरत होगी। कुछ कुछ चीजों में अमेरिका को लग रहा है कि इंडिया का टैरिफ बहुत ज्यादा है, इंडिया का जो इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्ट ड्यूटी जो डालते हैं, तो उसमें कुछ हमें एडजस्टमेंट करना होगा। मगर एक प्रैग्मेटिक अप्रोच मैं समझता हूँ इंडिया के लिए है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया के लिए बेनिफिट ही हो सकता है, क्योंकि चाइना+1 का जो मूव हो रहा है, इससे स्ट्रेंथन हो सकती है। तो हमें कुछ समझदारी से काम चलाना है, चलाएंगे मेरे ख्याल में, और वो खबर अच्छी आएगी, मगर उसके कुछ टाइम लगेगा। इतने जल्द से वो एक सोल्यूशन ही आएगी, मगर एक 3 से 6 महीने के टाइम फ्रेम में मैं समझता हूँ कि इस होल टैरिफ के सिनेरियो से इंडिया को फायदेमंद बन सकता है, अगर हम स्मार्टली अपना खेल खेलें। आपने अमेरिका और चाइना की बात अब छेड़ ही दी है, तो सर जो कल से लेकर अभी तक जो सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है, दैट इज डीप सीक। ये अचानक से एक ऐसा सा स्टार्टअप आ गया, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई कंपनी, जिसने एक ऐसा टूल लॉन्च कर दिया, R1। और वो बोल रहे हैं कि ये कंपटीशन दे देंगे चैट जीपीटी, जेमिनाई, को पायलट जैसे, जो ऑलरेडी इन्वेस्ट पहले से ही जो अमेरिका में ऑलरेडी जो एआई टूल्स हैं उनको। तो क्या ये जो डीप सीक है, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रप्टिव थ्रेट हो सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्पेस में, या फिर एक रेवोल्यूशनरी शिफ्ट? ये रेवोल्यूशनरी शिफ्ट मैं कहूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्ट्स उनको भी एनवीडिया का यूज करना है। तो ये इनिशियली एनवीडिया के लिए नेगेटिव लगा और स्टॉक में बैंकर करेक्शन आया है, बट एंड ऑफ द डे मैंने ये भी रिपोर्ट पढ़ा है कि अल्टीमेटली वो उनके जो डेवलपमेंट में एनवीडिया की प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ही होगा। तो ये एक रेवोल्यूशनरी शिफ्ट है। और जो एक लो कॉस्ट एआई का जो रेवोल्यूशन आ रहा है ना, ये सभी देशों के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तो ये एक तरफ से टैरिफ का भी एक काउंटर पॉइंट हो सकता है, बिकॉज ये चाइना की ताकत सामने दिख रहा है। तो ट्रम्प भी डीलिंग में, ट्रम्प ने भी वेलकम किया है, बोला कि अमेरिकन इंडस्ट्री को अब आप भी सीखिए चाइना से, राइट। तो मेरे ख्याल में एनीथिंग दैट रिड्यूसेस कॉस्ट इज गुड फॉर द वर्ल्ड, चाहे वो चीन से हो या अमेरिका से हो या इंडिया से हो। ऐप स्टोर पे भी बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा था ये सबसे ऊपर।
तो यस। सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे। ये तो चाइना का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है, पहले तो ये बताओ कि ये चाइना है, चाइना का प्रोडक्ट है, चलेगा? देखिए, आपके बिना सोचे समझे हम इतनी चाइनीज प्रोडक्ट्स को यूज करते हैं। आपकी एमजी इलेक्ट्रिक कार चाइनीज है। आपकी पूरी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का एपीआई चाइना से आता है। अमेरिका में जो भी कार बनते हैं उनका सभी प्रोडक्ट्स सेमीकंडक्टर से लेकर सब चाइना में बनता है। तो ठीक है, चाइना का एक पॉलिटिकल इशू है, राइट। मगर चाइना को ट्रस्ट नहीं करना ये बात नामुमकिन है। जो चाइना के साथ ही, चाहे वो अमेरिका हो इंडिया हो, एक न्यू टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट बनाकर आगे बढ़ना ही है। और इंडिया भी वैसे ही कर रही है। देखिए अभी आप एयरलाइंस का जो मानसरोवर उसमें जाने के लिए अभी रास्ता खुल गया। तो इंडिया भी अभी चाइना के साथ एक गठबंधन की ओर ही जाएगी, क्योंकि अल्टीमेटली चाइनीज प्रोडक्टिविटी और उनकी जो टेक्नोलॉजी एडवांटेज है उसको इंडिया का लेबर एडवांटेज से कंबाइन करना दोनों के लिए विन विन बन सकता है। और ट्रम्प के लिए भी विन विन हो सकता है, क्योंकि उसको भी सस्ते प्रोडक्ट्स अमेरिका में चाहिए। तो ये चीज अगर चाइना इंडिया के साथ गठबंधन करके कुछ प्रोडक्ट चाइना में, कुछ इंडिया में और कुछ अमेरिका में बनाती है तो सबके लिए विन विन हो सकता है। टाइम लगेगा ऐसी गठबंधन बनने में, बट रास्ता वही है, क्योंकि अल्टीमेटली अमेरिका का पर कैपिटा इनकम $80,000 है। चाइना का $13,000 है। इंडिया का 3,000 के करीब है। तो ये डिफरेंशियल जो है पूरे वर्ल्ड को उसका फायदा उठाना ही है, और इससे कोई चॉइस नहीं है, मेरा मानना है। तो पॉलिटिकली जो भी होगा टाइम लगेगा, मगर सेटल होगा। और चैट जीपीटी और ये डीप सीक की बात की आपने, देखिए अल्टीमेटली ये ओपन सोर्स है। तो ओपन सोर्स में कोई भी आके कुछ भी कर सकता है, जो चाइना से आए कुछ भी आए। तो ओपन सोर्स। और एक बात मैं बताऊं, इसमें ट्रम्प की एक्शंस में टिकटॉक के बारे में बैन की बात हो रही थी। अब देखिए उन्होंने क्या क्या, माइक्रोसॉफ्ट को धक्का दे रहे हैं कि आप टिकटॉक को खरीद लो। तो इसके सोल्यूशन ऐसे आ रहा है ना सामने। तो टिकटॉक एक अमेरिकन कंपनी बन जाएंगे तो सब ठीक था। तो ये सब एक गठबंधन वाली बात है। 3-4 महीने दीजिए आप इस सब को सेटल होने में, बट उसके बाद ये सब ठीक होगा। और डीप सीक का जो भी हुआ है, ये एक मोनोपोली जो एनवीडिया का हो रहा था, जिसके कारण उनकी शेयर प्राइस और दबाव बढ़ रही थी, और जो भी वो मुंह मांगे दाम लगा सकते थे, उसमें एक कंट्रोल आ जाएगा। तो ये ओवरऑल देश के लिए, वर्ल्ड के लिए बेटर है, क्योंकि एआई इज अ कंपल्सरी पार्ट ऑफ आवर वर्ल्ड। ये हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बिना एआई के आगे कुछ नहीं चलेगा। अमेरिका ने तो दर्जनों एआई टूल बना दिया, अब चाइना वालों ने भी बना दिया, इंडिया वाले बना ही नहीं रहे। सिर्फ हम सिर्फ मैनफोर्स ही प्रोवाइड करेंगे, वर्कफोर्स प्रोवाइड करेंगे, सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, हम कुछ बनाएंगे नहीं अपना खुद का एआई टूल। ये इसका कारण है कि गवर्नमेंट की सोच में एआई इज एंटी लेबर जनरेशन टूल ना। जितना एआई आता है उतना नौकरियां कम बनेगी। इसलिए गवर्नमेंट की ओर से उतना उसको फुल फ्लेज सपोर्ट नहीं दिया है। तो बस हमारी मुसीबत है कि कैसे हम नौकरी दिलवा दें। अगर एक रोबोट आके, एक एआई आके 10 लोगों की जॉब्स निकाल सकता है तो वो हमारे लिए ठीक नहीं है। तो हमारी सिचुएशन थोड़ी अलग है, क्योंकि लो कॉस्ट लेबर है, एम्प्लॉयमेंट देने की जरूरत है, यंगेस्ट पॉपुलेशन द वर्ल्ड है। तो हमारा एक एआई कंसल्टिंग स्पेस में जाएगा। बट एआई मैन्युफैक्चरिंग में मैं नहीं सोच रहा हूँ कि हमारी कुछ बड़ी ये होगी। बट ये मत भूलिए कि अमेरिका में जो भी एआई रिलेटेड डेवलपमेंट हो रहा है, 50-60% वो इंडियन ही उधर काम कर रहे हैं। सर तो ऐसा मुद्दा नहीं कि यही है इंडिया। कि ये जो टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आ रखा है एआई स्पेस में, अगर इंडिया अभी से ना इसने पकड़ बनाई तो फिर बहुत पीछे छूट जाएंगे। अमेरिका और चाइना का दबदबा बहुत ज्यादा हो जाएगा। नहीं होगा, बट ये एक उसमें भी एक सर्विस रिलेटेड सपोर्ट होगी ना, वहां पे शायद इंडिया अपना ये डाल देगी। वही मेरी सोच है, बिकॉज ओवरनाइट हम ये सडनली नहीं कर सकते। आरबीआई पॉलिसी से फिर से क्या एक्सपेक्टेशंस? बहुत ज्यादा लगा के चलने की रेट कट होगा? क्योंकि अभी आरबीआई की जो रिसेंट अनाउंसमेंट आई थी उसमें 60,000 करोड़ रुपए की ओएमओ ऑपरेशंस प्लस कुछ और कदम उठाए थे, जिसके कारण कुल मिलाकर 1.5 लाख करोड़ रुपए की लिक्विडिटी इंजेस्ट करने का फैसला कर लिया आरबीआई ने अचानक से। तो हम्म। ये किस तरफ इशारा दे रहा है? क्या नहीं, रेट कट होगा इस बार? नहीं, ये मार्केट ऐसे रीड कर रही है, मगर आपको समझना चाहिए कि ये लिक्विडिटी इन्फ्यूशन क्यों किया, क्योंकि आरबीआई ने ये लिक्विडिटी डेफिसिट क्रिएट किया है अपने डॉलर की खरीदारी, रुपी को डिवैल्यू करने से प्रिवेंट करने के लिए अपना करेंसी को इस्तेमाल कर रही है। जब वो डॉलर खरीदती है तो नेचुरली रुपी का सकआउट होता है ना। रुपए चाहिए डॉलर खरीदने के लिए। तो ये लिक्विडिटी क्रंच ही आरबीआई के एक्शंस के कारण हुआ है, और उसी को सेट राइट कर रही है आरबीआई। तो इससे डायरेक्ट एक रेट कट से मेरा, मार्केट पार्टिसिपेंट्स कह रहे हैं, जरूर मैंने पढ़ा है कि ये इशारा है कि रेट कट जरूर आएगा। मैं नहीं मानता हूं कि ये क्लियर कट डायरेक्शन है। ये लिक्विडिटी शॉर्टफॉल को एड्रेस करने के लिए वो नॉन रेट कट सिस्टम का इस्तेमाल कर रही है। और पिछले आरबीआई पॉलिसी में भी सीआरआर का रेट कट करा के उन्होंने लिक्विडिटी का इन्फ्यूशन भी किया था।
तो शायद इस पॉलिसी में और सीआरआर का थोड़ा और रिड्यूस कर सकते हैं लिक्विडिटी के लिए। मगर रेट कट के लिए दो चीज सामने है। एक, जैसे मैं कह रहा था, ग्रोथ में एक असली स्लो डाउन हो रही है, ये इकोनॉमिक सर्वे में 31 तारीख को आएगी, उसमें दिख जाएगा। अगर वो स्लो डाउन हो रही है तो आरबीआई के एक सपोर्ट में है रेट कट के लिए। नंबर टू बात यह है कि फूड इन्फ्लेशन की गिरावट सामने दिख रही है, क्योंकि अभी ऑयल का जो डर था वो चला गया, क्योंकि अभी ट्रम्प ड्रिल बेबी ड्रिल करके वो पूरा दम लगा रहे हैं कि अपने ओल्ड ऑयल वेल्स को निकालो, शेल गैस को पंप करो। तो ऑयल के, और सऊदी अरेबिया भी दबाव डाल रहे हैं कि आप ऑयल के प्राइस के ऊपर कंट्रोल रखो ट्रम्प। तो मेरे ख्याल में ऑयल का आउटलुक अभी सीधा लिख रहा है, तो इसके कारण इंपोर्टेड इन्फ्लेशन का उतना डर नहीं होगा। और अगर फूड इन्फ्लेशन की ट्रेंड जो आरबीआई के पास डेटा होगी वो डाउन ट्रेंड में दिख रही है, तो ये स्लो डाउन प्लस वो जो इन्फ्लेशन ट्रेंडिंग डाउन और ऑयल का स्टेबिलिटी, ये शायद एक रेट कट की ओर इशारा कर सकते हैं। मगर वो एक्चुअल इन्फ्लेशन का डेटा जो आरबीआई के पास है वो देखकर वो डिसीजन लेंगे। खाली ये लिक्विडिटी इन्फ्यूजन से हम रेट कट को एक लाइन नहीं ड्रॉ करें। हम शायद कल इकोनॉमिक सर्वे 31 को आएगा, उससे थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगा कि पिछली बार शक्तिकांता दास ने कहा कि 5.4 जीडीपी का था उस क्वार्टर में, पर अगले क्वार्टर में 6.8 बढ़ जाएगा, ये उनका कहना था। मगर अर्निंग सीजन की जो आउटलुक दिख रही है अभी, वो नहीं लग रहा है कि वो 6.8 हो पाएगा। तो वापस वो भी एक सोच गलत लगी। और फाइनली ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि नए आरबीआई गवर्नर गवर्नमेंट से आए हैं और गवर्नमेंट को चाहिए रेट कट बूस्ट करने के लिए। तो क्योंकि गवर्नमेंट बिगेस्ट बोरोअर है मार्केट में, जो भी रेट कट आएगा तो गवर्नमेंट के ही फायदे में होगी वो। तो शायद इनकी एक अंडरस्टैंडिंग गवर्नमेंट की ओर से रेट पॉलिसी से क्या चाहिए गवर्नमेंट को, ये अचीव होगी। तो इंडिकेशंस है कि रेट कट हो सकता है, मगर पक्का एक डिसीजन लेने के लिए शायद मैं 2 दिन और वेट करूंगा और इकोनॉमिक सर्वे की इंतजार करूंगा। तो अभी तक की जो हमारी चर्चा हुई ना, उसमें मैंने सब कुछ पूछ डाला। ट्रम्प की पॉलिसीज, डीप सीक, चैट जीपीटी, आरबीआई पॉलिसी, वो इसलिए क्योंकि बजट में ये सब दिख रहा होगा सरकार को कि ये हो रहा है भैया हमारे आसपास के देशों में। तो हाँ, टॉप 5 एक्सपेक्टेशंस जो आप बजट में लगाकर चल रहे हो वो क्या है वित्त मंत्री से सर? तो पहली चीज है, ये बाहर वाली ट्रम्प वाली बात को छोड़ दें, क्योंकि एक बजट उसको एड्रेस नहीं कर सकता है। मगर उसमें से एक चीज जो मुझे सामने दिखती है एक्सटर्नल फैक्टर्स के कारण, बजट से एक्सपेक्टेशन है कि पीएलआई स्कीम को और मजबूत बनाएं, जहां पे फॉरेन कंपनियां इंडिया में आके अगर कारखाना सेट करेगी, अमेरिकन कंपनियां, उसके लिए थोड़ा और इंसेंटिव दिया जाए, क्योंकि वो ट्रम्प के हाथ में अच्छा काम होगा, क्योंकि अमेरिकन कंपनी को बिजनेस मिल रहा है। तो अमेरिकन कंपनी अगर इंडिया में मैन्युफैक्चर करके री इंपोर्ट कर रहे हैं अमेरिका को, तो शायद टैरिफ नहीं लगेगी, क्योंकि वो अमेरिकन कंपनी इंपोर्ट कर रही है। तो एक पीएलआई की ओर थोड़ा एक्स्ट्रा ध्यान दे सकते हैं बजट में, वो एक एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि ये नई ट्रम्पोनॉमिक्स की सिचुएशन में पीएलआई को एक जोर देने की जरूरत है। तो वो मेरा नंबर 1 एक्सपेक्टेशन होगा। नंबर 2 एक्सपेक्टेशन होगा कि गवर्नमेंट की इतनी कैपेक्स इतनी सालों से खर्चा करने के बावजूद, इस साल मानते हैं कि उन्होंने कम किया है, मगर इतनी सालों से किया है फिर भी अपनी जीडीपी ग्रोथ ये 6 साढ़े 6% के ऊपर नहीं चल रही है। और इसका मेन कारण है कंजम्पशन की कमी। स्पेशली आप देखें बॉटम ऑफ द पिरामिड, यानी आम जनता में, एक तरफ इन्फ्लेशन की बढ़त, दूसरी तरफ पोस्ट कोविड जो भी हमारी पर कैपिटा इनकम की इंक्रीज हुई है, उसमें रिच है बिकम रिचर, मगर पुअर का स्टेटस रुपीस टर्म में थोड़ा बढ़ गया होगा, मगर इन्फ्लेशन में सब निकाल दिया उसको। तो कंज्यूमर सरप्लस बहुत कम है लोगों के हाथ में। और जो भी एक इन्फ्लेशन और कंज्यूमर की सेंटिमेंट अफेक्ट हो गई है, तो बजट के जरिए एक टोकन टैक्स का रिलीफ, माने बेस में आप शायद बढ़ा दे 10 लाख के तक टैक्स नहीं है, ऐसा एक टोकन बेनिफिट, क्योंकि उससे टैक्स का नुकसान ज्यादा नहीं होगा गवर्नमेंट को। मगर कंजम्पशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में थोड़ा ध्यान दें। नॉर्मली कैपेक्स 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 यही चर्चा होता है हर बजट के बारे में, और बट इस बार थोड़ा कैपेक्स को सॉफ्ट प्ले डाउन करें और रेवेन्यू पे थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि अल्टीमेटली पैसा पहुंचना है आम जनता के हाथ में। तीसरी बात है, जो भी कैपेक्स करते हैं उसको भी वो एक डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की ओर डाइवर्ट करे। कि अब तक की कैपेक्स जो हो रहा है ना गवर्नमेंट का है, रोड बनाओ, ब्रिज बनाओ, एयरपोर्ट बनाओ, राइट, मेट्रो बनाओ,
तो इसमें जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर को सपोर्ट मिलती है वो टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट होती है। जब वो रोड बन जाता है तो वापस उसके पास नौकरी नहीं होती है। मगर गवर्नमेंट को कैपेक्स के जरिए एक सेमी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट वो तभी हो सकता है जब कैपेक्स का एक्सपेंडिचर में गवर्नमेंट पीएसयूज को और प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट दे कैपेक्स करने के लिए। और प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं कर रही है कैपेक्स? बिकॉज मास मार्केट कंजम्पशन ना बढ़ने के कारण उनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 75% के लेवल पे ही अटक गई है कुछ महीनों से। तो अगर वो 80 पार करती है तो एक तरफ वो कंजम्पशन का बूस्ट आके उनको भी उम्मीद दिलवा सकती है कि मेरी सेल्स बढ़ेगी और कैपेसिटी कम हो जाएगी, कैपेसिटी का जो रिक्वायरमेंट। तो प्राइवेट सेक्टर को एक और इंसेंटिव अगर दे कि अगर आप कैपेक्स एक्सपेंशन कैपेक्स शुरू करें तो मैं एडिशनल टैक्स इंसेंटिव आपको देता हूं, और अगर वो एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड हो तो और एक एडिशनल टैक्स। तो क्लियरली कैपेक्स का जो भी खर्चा गवर्नमेंट प्लान कर रही है उसको इसी क्षेत्र में यूज करे, अपना खाली रोड इसमें छोड़कर एक प्राइवेट सेक्टर और पीएसयूज को सपोर्ट देके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन वाली कैपेक्स को सपोर्ट करें तो ज्यादा ट्रिकल डाउन इफेक्ट उस कैपेक्स का आम जनता में पहुंच सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितना रेवेन्यू पे खर्चा, कितना कैपेक्स पे, और कैपेक्स में भी कौन सा खर्चा कैसे करते हैं। तो ये मेरी पॉइंट्स होगी, एक पीएलआई का एक्सपेंशन, एक इनकम टैक्स में थोड़ी छूट, फिर तीसरी है Sustainable CapEx। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और चौथी है अपनी जो प्राइवेट सेक्टर और पीएसयू को सपोर्ट करे। और फाइनली ये सब के बीच में आपने 5 पॉइंट पूछे, तो फाइनली ये सब के बीच में एक वन ऑफ द मेन थिंग्स इज स्किल डेवलपमेंट। वो शायद शॉर्ट टर्म में इंपॉर्टेंट नहीं है, मगर आज प्रोडक्टिविटी का डिफरेंस इंडिया और चाइना में इतना है कि चाइना प्लस वन जितना भी हम उसके ऊपर बात करें, हमारी स्किल लेवल बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। बहुत बेस लेवल में ही हम अभी अटके हैं। तो स्किल प्रोग्राम के लिए बहुत एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देनी चाहिए, नहीं तो ये पीएलआई या चाइना प्लस वन ये सब बात में हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो सबसे अहम है कैसा स्किल लेवल को गवर्नमेंट डेवलप करने में फंड्स एलोकेट करती है। तो ये मेरे 5 मुद्दे बजट के बारे में एक्सपेक्टेशन। राइट सर। सर अभी तक जो Q3 रिजल्ट सीजन निकला है उसमें क्या आपने किसी सेक्टर में बहुत तगड़े रिवाइवल के संकेत देखे हैं? स्लो डाउन तो दिख ही रहा है अर्थव्यवस्था में, लेकिन कौन बाजी मार गया Q3 रिजल्ट सीजन में? कहां पर एक्सपेक्टेशन स्ट्रांग हो गई? खाली आईटी में, आईटी के नंबर्स और आउटलुक भी अच्छे लगे हैं। तो और वो अगर यूएस इकोनॉमी रिकवर करता है तो उसको भी सपोर्ट मिल जाएगी जरूर। तो मेरे ख्याल में खाली आईटी एक सेक्टर है जहाँ पे नंबर्स सपोर्टिव है। बैंक्स में मिक्सड है, कुछ बैंक्स के नंबर्स अच्छे आए हैं, कुछ के नहीं आए हैं, तो मिक्सड है। तो जो बैंक्स की अच्छी नंबर आई है वहाँ पे आउटलुक अच्छा दिख रहा है। तो ये दोनों कंजम्पशन की नंबर्स अभी तक मेरे लिए ठीक नहीं लग रहे हैं, शायद आने वाले कंपनियों की आएगी तो थोड़ी बेहतर होगी। तो गिर तो सब कुछ ही गया। अब 23,000 पे आपकी हमारी बात हो रही है। आज तो जब आपकी हमारी बात हो रही है वैसे बाजार चढ़ रहा है बजट से पहले। तो तो ये जो 23,100 के जोन पे अभी वैल्यूएशन कंफर्ट आ गया, इंडेक्स पे आ भी गया, तो मेरा सवाल फिर अगला मिड कैप्स पे होगा, उसमें तो बोलती बंद हो गई है बड़ी बुरी तरीके से। नहीं, मेरा मानना है कि अभी तक वो नहीं हुआ है, क्योंकि जो लेवल थी 23,000 पे, तो तभी भी इंडियन ग्रोथ का 7%, 7.2% का फैक्टर करके ही वो लेवल पहले पहुंची थी। उसके बाद जो भी ऊपर चढ़ा मार्केट, राइट, इट वाज ओवर वैल्यूड। तो मेरे ख्याल में इट इज नॉट येट एट बाय जोन। ओके, बट सेक्टर स्पेसिफिक थोड़ी डिफरेंसेस होगी। और मेरे ख्याल में जो अभी तक नहीं चली है और जहां पे थोड़ी बहुत आउटलुक पॉजिटिव है वो है बैंकिंग और कंजम्पशन, एफएमसीजी, कंज्यूमर स्टेपल्स। ये दोनों की अगर 1 ईयर रिटर्न देके कंपेयर टू ब्रॉड मार्केट या कंपेयर टू निफ्टी, ये कम ही रहे हैं, यही इतना नहीं चले हैं, तो इसमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज्यादा है। और मेरे ख्याल में कंजम्पशन का बजट से बूस्ट और बैंकिंग सेक्टर के लिए आरबीआई पॉलिसी से बूस्ट, तो ये दो एक सेफ सेक्टर मेरे लिए बन रहे हैं। अगर अभी निवेश कुछ करना हो तो इन्हीं में मेरे को थोड़ी बहुत कंफर्ट है, वैल्यूएशन की साइड पे और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की साइड पे। मैं ये बोल रहा था कि जो ऑलरेडी म्यूचुअल फंड में पैसे लगाते चले जा रहे हैं वो लगाते चले जाएं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट ऑन रखें। और दूसरा, आप क्या खरीदोगे अभी मार्केट के डाउन टर्न में? तो मैं दो फर्स्ट आंसर इज यस, बिल्कुल। अगर डायरेक्ट स्टॉक आप खरीद रहे हैं उसको आप मत कीजिए, बहुत अनसर्टेनिटी है, बहुत बड़े इवेंट्स अभी और सामने हैं, तो डायरेक्ट स्टॉक्स कोई नहीं खरीदने का मैं सलाह नहीं दूंगा। मगर म्यूचुअल फंड में जरूर आप लीजिए, क्योंकि जैसे मैंने कहा एट द बिगिनिंग ऑफ द शो,
2 लाख करोड़ कैश पड़ा है म्यूचुअल फंड के पास। तो आप उनको और भी कैश देंगे, तो जब सही वक्त आती है, ये इवेंट सब पार हो जाती है, तो जब वो खरीदेंगे, आपको बाय लो सेल हाई बहुत काम आएगी। मगर सही सेक्टर से सही स्टॉक खरीदना खाली एक फंड मैनेजर कर सकता है। तो मेरे ख्याल में आप अपना एसआईपी जारी रखिए, और लमसम भी करना है तो एक डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड, थोड़ी लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड में करें। क्योंकि मेरे जैसे आपने कहा कि मीडियम स्मॉल कैप और लार्ज कैप में बहुत अभी अंतर है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। इतनी गिरावट के बावजूद अभी भी मिड एंड स्मॉल कैप की वैल्यूएशन फॉरवर्ड पीई एटलीस्ट 40% ज्यादा है लार्ज कैप के कंपैरिजन में। तो अभी भी उधर मैं एक कंफर्ट जोन में नहीं है। तो मैं कहूंगा जैसे लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, ऐसे फंड्स म्यूचुअल फंड में आप करेंगे तो फंड मैनेजर के हाथ में जो लार्ज कैप, क्योंकि देखिए लार्ज कैप्स में एफआईआईस जरूर एक दिन एक वापस आएंगे। तो आज फंड मैनेजर्स ज्यादा लार्ज कैप खरीद रहे हैं क्योंकि एक वैल्यूएशन कंफर्ट बेटर है। मगर सेकंड चीज है कि जब एफआईआईस आएंगे उसी को खरीदेंगे तो दाम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो म्यूचुअल फंड भी समझदारी से आज लार्ज कैप्स खरीद रहे हैं, ताकि जब एफआई आके खरीदें, जब भी वो दिन हो, तो उसके दाम और भी बढ़ने की एक गुंजाइश रख सकते हैं। तो मेरा मानना है कि म्यूचुअल फंड का जो एसआईपी का एलोकेशन है उसको जारी रखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और डेफिनेटली फंड मैनेजर्स आपके इंटरेस्ट में ही काम कर रहे हैं। एक फॉलिंग मार्केट में उन्होंने कैश बढ़ा दिया, और जब इवेंट्स पार होंगे तो वही कैश को डिप्लॉय करके आपके लिए फायदेमंद वेल्थ क्रिएशन कर पाएंगे। मेरा दूसरा सवाल भी था सर, आप क्या खरीदोगे? मैं मैं खरीदूंगा थीम्स बैंकिंग। बता दो, थीम्स थीम्स। बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज मेरे लिए, बीएफएसआई जो मैं थीम मानता हूँ, बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस, उसमें मेरे लिए दोनों तरफा एक बेनिफिट आता है ना, कि एक तरफ अगर रेट कट होता है तो नेचुरली लेंडिंग रेट्स गिर सकती है, तो बैंक्स के लिए वो फायदेमंद है, क्रेडिट ग्रोथ बढ़ सकता है। मगर बैंक्स की जो होल्डिंग होती है, ट्रेजरी की होल्डिंग्स होती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी होल्डिंग, वहां पे भी उनको मार्क टू मार्केट गेन्स मिल सकती है। तो डेफिनेटली एक रेट कट का माहौल बैंक्स के लिए पॉजिटिव है। सेकेंड बात है कि वेल्थ मैनेजमेंट साइड में ब्रोकिंग लीजिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स लीजिए, एएमसीज लीजिए, कैपिटल मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए, ये सब मैं देख रहा हूँ कि इतना हमने बात किया कि कंजम्पशन की स्लो डाउन है, प्राइवेट सेक्टर की कैपेक्स नहीं पिकअप करी है, बट एक स्टोरी जो पिछले 3 साल से चली है वो है वेल्थ मैनेजमेंट की जो बिल्डअप है। जो लोग बैंक डिपॉजिट से इक्विटी मार्केट में अलोकेशन डायरेक्ट या थ्रू म्यूचुअल फंड, एसआईपी बुक की बढ़त आपने देखा 10,000 से 26,000। तो ये एक कंटिन्यूइंग स्टोरी है जिससे जो भी पार्टिसिपेंट इससे फायदा उठा सकते हैं। और यहाँ पे बैंक का भी हाथ है, क्योंकि सबसे बड़ी डिस्ट्रीब्यूटर्स है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक। तो इनके लिए ये भी इनके फायदेमंद है, क्योंकि जितना अलोकेशन उनको ज्यादा मिलता है उनको फी बेस्ड इनकम बढ़ती है। तो मेरे लिए आज के दिन, और जब भी मैं मानता हूँ कि 6 महीने 9 महीने में आपको प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स की बढ़त शुरू होगी, तो बैंक ही सामने रहेंगे उसको फाइनेंस करने के लिए। तो और वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, क्योंकि उतना चला नहीं है बैंक इंडेक्स कंपेयर टू ब्रॉडर मार्केट। तो मेरे लिए टॉप बाय होगा बीएफएसआई स्पेस में, पूरी की पूरी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, लेंडिंग साइड और सेविंग साइड, दोनों मेरे लिए बहुत बेहतर एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है इस टाइम में आपको अक्यूमुलेट करने की। हमारी चर्चा ऑलमोस्ट खत्म होने वाली है सर। इसमें पूरे चर्चा में सरकारी शेयर्स की बात ही नहीं हुई है, और ना आप सजेस्ट कर रहे हो अभी कोई भी सरकारी सेक्टर। तो ये रेलवे डिफेंस जो भर भर के खरीद लिया, उनका क्या होगा? देखिए ये देखिए सरकारी कंपनियों में एक बात आप याद रखिए, मैं सरकारी कंपनियों को एक महीने से नहीं देखता हूँ, मैं उनके सेक्टर के हिसाब से उनको देखता हूँ। राइट। तो बैंक्स की बात की मैंने, तो पीएसयू बैंक्स तो शामिल है मेरे पोर्टफोलियो में, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एंटी पीएसयू नहीं हूँ। मगर जो रेलवेज और डिफेंस की बात करी आपने, कि देखिए अगर इंडिया अभी ट्रम्प से गठबंधन करने वाला है और अमेरिका से ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट खरीदेगा उसके कारण, तो नेचुरली इंडियन डिफेंस का जो भी उतना ग्रोथ था शायद वो नहीं होगा, अभी इंपोर्ट्स की ओर ध्यान जाएंगे, वो एक बात है। और रेलवेज में भी मैं देख रहा हूँ कि वैल्यूएशंस अभी भी गिरावट के बाद भी मेरे कंफर्ट जोन में नहीं आए हैं। तो शायद बजट में कोई सुपर अनाउंसमेंट आ गया रेलवेज और डिफेंस, तो खरीदने का वक्त आ सकता है। मगर मेरे ख्याल में इस साल गवर्नमेंट के पास उतना रूम नहीं है कि कैपेक्स और रेलवेज और डिफेंस को उतना ध्यान दे जितना कि उनको आम जनता की कैश फ्लो के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो इस बार मैं समझता हूं कि वो समझदारी से पैसा की ड्रिल डाउन जो कहते हैं ना, कि बॉटम ऑफ द पिरामिड को जाने की
ज्यादा कोशिश करेंगे, और ये जो कैपेक्स और ये वाली बात है उसमें ध्यान कम रहेगा, ये मेरी सोच है। और 10 साल के एक्शंस गवर्नमेंट के, जहाँ पे कैपेक्स को उन्होंने कॉन्शियसली कम करा दिया, वो सामने दिखा रही है। और यूपी और बिहार अगले 2 साल में वो दोनों इलेक्शन भी सामने हैं, तो गवर्नमेंट को इलेक्शन भी जीतना है, तो आम जनता की ख्याल तो रखनी चाहिए ना। सर यही तो एक मुद्दा हो गया इस बार जो बहुत तनाव दे रहा है। हाँ। जो सरकारें हैं वो ये स्पेंडिंग जो बढ़ा रही है ये इलेक्शंस जीतने के लिए ज्यादा बढ़ा रही हैं, बस यही कंसर्न था, कॉज ऑफ कंसर्न। अच्छा, अगर बाजार पे ध्यान ही ना दें इस बार वित्त मंत्री बजट में तो ज्यादा अच्छा नहीं हो जाएगा? पिछली बार जरूर से ज्यादा ध्यान दे दिया था, कैपिटल गेन टैक्स भी बढ़ा दिया था और एसटीटी भी लगा दिया था एफएनओ ट्रेडिंग के ऊपर। इस बार अगर बाजार को भूल जाए तो बहुत बढ़िया चीज नहीं हो जाएगी? नहीं, बट बाजार ने ही वो बात करा दिया है ना, इतना हाँ, गिरावट के बाद कैपिटल गेन्स टैक्स तो नहीं बनेगा गवर्नमेंट के लिए। तो इस बार नहीं कैपिटल गेन टैक्स और एसटीटी कुछ नहीं, ऐसा कुछ होने वाला? कुछ ना जाने, उसको छुएंगे नहीं। इनफैक्ट टैक्स रिलीफ की बात होगी, नॉट टैक्स इंक्रीज की बात नहीं होगी, क्योंकि वो बहुत नेगेटिवली प्ले हो जाएगा। ऑलरेडी गवर्नमेंट के ऊपर दबाव है कि वो आम जनता के लिए नहीं कर रही है, तो मैं मेरे ख्याल में इस बार नेगेटिव न्यूज टैक्स के बारे में एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, सुनील जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। सिंगापुर का मौसम कैसा है वैसे? बहुत बढ़िया, बारिश बहुत ज्यादा होती है, वैसे तो मौसम ठीक है। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका समय पुस्तक को देने के लिए। थैंक थैंक यू यू। सर।